अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की लंदन जाने की तैयारियां हो रही हैं और नवाज़ शरीफ साहब पहले से ही लंदन में हैं। हुकूमत का ये कहना है कि पहले नवाज़ शरीफ साहब गए, फिर उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और PMLN की लीडरशिप का यहाँ पर कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो भी मुस्तकबिल है वो बरतानिया में ही है और जब जाते हैं तो फिर बीमारी का बहाना करके जाते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं आते। नवाज शरीफ साहब जब गए तो शहबाज शरीफ साहब ने उनकी गारंटी दी और कहा कि इलाज जैसी होगा वापस आ जाएंगे, लेकिन वो मुद्दत मुकम्मल कब की हो चुकी है, जितनी इजाज़त दी गई थी, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन नहीं हो पाई है। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब भी अब जा रहे हैं, कह रहे हैं जी कमर की तकलीफ़ है, उसका इलाज होना है और जो उनका कैंसर का मर्ज़ है उसके इलाज के लिए उनका जाना ज़रूरी है और अदालत से भी रुजू कर लिया गया है। और अदालत में सरकारी वकील की तरफ से दलाइल पेश करते हुए ये कहा गया कि इससे पहले हुसैन हक्कानी को और परवेज़ मुशर्रफ साहब को इलाज की ही गर्ज से भेजा गया था, लेकिन अभी तक वो भी वापस नहीं आए। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश कि खुदारा एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और रश वाली जगहों से अपने आप को दूर रखिए। अब तो खैर वैसे भी आज जितनी देर तक बाज़ार खुले रहने थे वो वक्त गुजर चुका है, लेकिन और इस दौरान बहुत से लोगों ने बहुत सी लापरवाहियाँ की हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दी गई थी, एक स्पेस दी गई थी कि आप ईद की शॉपिंग कर लें, लेकिन लोगों ने फिर ईद की शॉपिंग के लिए जब निकले तो कुछ लोगों के लिए भूल गए कि कोरोना नामी भी कोई चीज़ है, या केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, या हमारे साथ पड़ोसी मुल्क भारत में क्या सूरत हाल बनी है और वहाँ पर उनके लिए अब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और दुनिया भर से वो अब एड के इंतज़ार में है कि कहीं से मेडिकल एड मिल जाए और वैक्सीन को भी लेकर, और वहाँ पर लोग वैक्सीनेट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन भी बहुत कम हुई है, तो खुदारा इस पर एहतियात कीजिए। जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब जो कि रायगढ़ में हुई, वहाँ पर खिताब का आगाज़ ही उन्होंने इस बात से किया कि मास्क इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल ही हमें इस वबा से महफूज रख सकता है, एंड दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट नाउ। आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें हुक्मरान जमात PTI से ज्वाइन किया है अहमद जवाद साहब ने। अहमद जवाद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN से हमें ज्वाइन किया है खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। खेलदास साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस द शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है आज धामरा साहब ने। धामरा साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खेलदास साहब, चूँकि मौजू जो है वो बेसिकली आपकी पार्टी पर ज़्यादा बेस कर रहा है, तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब गए वापस नहीं आए, अब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, उनके बारे में भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो भी जा रहे हैं तो वो भी वापस नहीं आएंगे और अब वहीं से बैठ के सियासी नारे लगाएंगे, वहीं से बैठ के तमाम सियासी चालें चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे और बीमारी को और अपनी सेहत को हमेशा वजह बनाकर चले जाते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं आते। तो अब फिर PMLN का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या करेगी PMLN? जी खेलदा साहब, जी आवाज़ आपकी जी सही से नहीं आ रही है। जी खेलदा साहब, आपकी ऑडियो का कुछ इशू है खेलदा साहब। इतने में मैं अहमद जवाद साहब की तरफ से हुआ आता हूँ, फिर उसके बाद आपकी तरफ हम आते हैं। जी अहमद जवाद साहब, क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को वाकई जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये जो मर्ज़ है कैंसर का, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक हकीकत है। और फिर कमर की तकलीफ़ का भी जो उन्होंने ये वजह बताई है कोर्ट में भी, तो उनको जाना चाहिए। और फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रह चुके हैं, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ़ हैं, जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे तो वो भी वापस नहीं आएंगे, वो हो सकता है वापस आ जाए। देखें अली मुमताज़, किसी भी शख्स का अगर उसके पास पैसा है और वो अफोर्ड कर सकता है और वो मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहता है तो उस पर कोई कदगन तो नहीं है। लेकिन मेरा जो असल सवाल यहाँ पे जो बनता है, एक तो आपने सवाल कर दिया कि इससे पहले नवाज शरीफ भी गए, इससे पहले परवेज मुशर्रफ भी गए, इससे पहले हुसैन हक्कानी भी गए, इलाज के लिए परमिशन लेके गए और आज तक वापस नहीं आए। तो वो तो आपने जो सवाल किया, लेकिन इसके अलावा जो एक सवाल जो बनता है वो ये है कि ऐसे सियासी लोग जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम PMLN की बात लें या शरीफ खानदान की बात लें, तो पंजाब पे तकरीबन 20 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाली जमात है, जिसमें शहबाज शरीफ को मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 10 साल या शायद इससे भी ज्यादा चीफ मिनिस्टरशिप करने का मौका मिला है।
और आप ये देखें कि वही चीफ मिनिस्टर जिसने पंजाब पे 10-15 साल हुकूमत की है, वो अपने कमर के इलाज के लिए और कैंसर के इलाज के लिए वो उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। इस बात का उन्होंने खुद एतराफ किया। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसे लोगों को क्या हुकूमत करने का हक होना चाहिए? क्योंकि ये तो कमर और कैंसर के एक जानलेवा मर्ज है, उसके इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा सकते हैं साल में 2 दफा। मुझे बताएं कि इस मुल्क के अवाम में जिन दूसरे लोगों को कमर का दर्द है या उनको कैंसर या कोई और दूसरी बीमारियां हैं, वो बाहर तो नहीं इलाज करवाने जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बाहर इलाज कराने जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर, या कम से कम हम सिर्फ पंजाब ही की चलें बात कर लेते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक पंजाब से है, कि पंजाब में कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटी ये 20 साल पंजाब में हुकूमत करने के बाद नहीं बना सके कि जहां पे नवाज शरीफ का भी इलाज हो जाता, जहां पे शहबाज शरीफ का भी इलाज हो जाता, जहां पे और पॉलिटिकल लीडरशिप हो, कोई भी हो, उसका इलाज किया जा सकता। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है अवाम के लिए। हमारी अवाम शायद इन चीजों पे ज्यादा गौर नहीं करती, और जब अपने वोट का भी इस्तेमाल करना होता है उस वक्त भी वो इन चीजों पे गौर नहीं करती। ये एक लम्हा फिक्रिया है इस कौम के लिए कि इस मुल्क के, इस कौम के हुक्मरान अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, जबकि वो 2 दहाइयों तक इस मुल्क में हुकूमत करते हैं, इसके बावजूद वो उनको इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा तो मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल जो आपने रेज किया है कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये जाकर वापस आएंगे। ठीक है, मैं अब कोशिश करता हूं खेलदास साहब तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है और अगर हम भी उन्हें सुन सकें, तो खेलदास साहब जरा कंफर्म कर दें कुछ कहकर, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपकी आवाज अब मुझ तक आ रही है। खेलदास साहब, आपका लगता है कि माइक का कोई इशू है? जरा देख लीजिए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो जाए। मेरी आवाज तो आपको सही से पहुंच रही है, आपकी आवाज जब तक हमें सही से नहीं पहुंचेगी हमें तसल्ली नहीं होगी, और आपको सुनना भी बहुत जरूरी है। मैं तब तक जरा आजिज धामरा साहब से उनकी राय ले लेता हूं, खेलदास साहब, फिर हम वक्फे के दौरान कोशिश करेंगे कि आपकी ऑडियो का इशू भी रिजॉल्व हो जाए। आजिज धामरा साहब, शहबाज शरीफ साहब के पाकिस्तान से बाहर जाने पर आपकी जमात को या आपको तो कोई एतराज़ नहीं है ना? आप समझते हैं एक जेन्युइन रीज़न है और जिसके लिए वो जा रहे हैं, इलाज की गर्ज से जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो जब मियां शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे उस वक्त भी हमारी जमात का एक क्लियर कट मौक़िफ़ था और आज भी है कि इलाज और बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर कोई यहाँ नहीं बाहर इलाज करवाना चाहते हैं तो उस पे हमें कोई इतराज नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कौम अब ये जानना चाहेगी दोनों साइड से, मतलब PMLN से और PTI से, कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ इतनी तूफानी खेज इनिंग्स खेलते हैं, बयानात देते हैं, फिर इजाजत भी देते हैं और फिर उन पे तनकीद भी करते हैं। हमने नवाज शरीफ साहब के जो इशू आया था उसमें भी ये कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपनी काबीना के लोगों को शट अप कर दें कि भाई बीमारी पे कोई बयान नहीं देना, उनके वजीर डेली देते थे और उनको जाने दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उसके बाद फिर कहा कि मुझसे धोखा हो गया और रिपोर्ट्स जो थी वो जाली निकली। तो ये तो कौम को ये खुद जवाब दें कि ये किस तरह की इनिंग्स। लेकिन आपकी बात तो धामरा साहब ब्लैकलिस्ट में है ना शहबाज शरीफ साहब, तो ब्लैकलिस्ट में होने की वजह से वो तो फिर अदालत से इजाजत लेकर जाएंगे। एक में और अर्ज कर लूं, देखिए ये PMLN पे डिपेंड कर रहा है कि अगर वो पूरी कौम की इस तनकीद को फेस करते हुए कि उनको इलाज के लिए जरूरी बाहर जाना है तो वो जाएं और उन्हीं हुक्मरानों से परमिशन लेके जाएं जिनके खिलाफ वो बयान करते हैं, बयानात देते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी जवाद साहब ने जिक्र किया कि क्या ये हुक्मरान अपने सूबों में जब तवील हुकूमतें करते हैं तो कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं बनाते जिसमें वो खुद अपना इलाज करा सकें। तो कम से कम पीपुल्स पार्टी के हवाले से मैं ये बात कहता चलूं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सिंध में बहुत सारे हमने जो डिजीज हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा दिए हैं और वो रन भी कर रहे हैं, कार्डियो है, ट्रांसप्लांट है, लिवर का, बच्चों के हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर है, तो कम से कम पीपुल्स पार्टी की लीडर जो इन्हीं केसेस में, इन्हीं जो इदारे हैं साहब के सो कॉल्ड,
उनको फेस करते हुए जमानतों पे भी हैं, कैद भी काटा है, बीमार भी हैं और पाकिस्तान में इलाज करा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। तो कम से कम मैं ये एक बात कह सकता हूं कि अब तक पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने कम से कम बाहर जाकर इलाज कराने वाली बात नहीं कही। तो ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। ठीक, हमें जी एक वक्फा लेना है धामरा साहब, वक्फे को लौट कर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि खेलदा साहब से भी हमारी बात हो जाए और हम उनकी सुन सकें कि उनकी क्या राय है, क्या मौक़िफ़ है उनकी पार्टी का शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने को लेकर और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको किस तरह से दूर करेंगे। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। खेलदा साहब, आपसे जो सवाल पूछा था, सवाल अब भी वही है। शहबाज शरीफ साहब जाएंगे तो क्या वापस आएंगे? क्या हम यकीन कर लें कि वो वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब ने भी हमें यकीन दिलाया था और हमें कहा था कि हम वापस आएंगे, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए। अली मुमताज साहब, देखें, पहली बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब गए थे, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ गए थे और शहबाज शरीफ साहब वापस तब आए जब कोविड पाकिस्तान में आ गया था और आखिरी फ्लाइट थी। नवाज शरीफ साहब भी अलील थे, उसकी वालदा मोहतरमा भी उधर थी, वो भी अलील थी। उन दोनों को वो उनके इलाज को, उनके सब कुछ छोड़ के वो पाकिस्तान वापस आए और कोविड पे उन्होंने हुकूमत को भी ये कहा कि हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि जो ये वबा थी बड़ी ख़तरनाक थी और उन्होंने ये साबित किया कि वो इस मुल्क के अवाम के साथ, उनके मसाइल, उनके साथ रहना चाहते हैं। आज भी नवाज शरीफ साहब का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी की जंग वो इस बीमारी की हालत में भी लड़ रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है। और मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आएंगे जब उनको डॉक्टर इजाजत देंगे और शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी वापसी की टिकट दी है। ये कहना कि ये लोग वापसी की टिकट तो एक सेकंड जरा खेलदा साहब, वापसी की टिकट तो नवाज शरीफ साहब की भी थी ना? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जब उनको डॉक्टर इजाजत देंगे, जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वो जरूर आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान की खिदमत करनी है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम भी उनकी तरफ देख रही है। पर खेलदा साहब, वो डॉक्टर्स इजाजत ही तो नहीं देने वाले लगते, नहीं देख रही है। वो डॉक्टर्स इजाजत ही तो देने वाले नहीं लगते। नहीं, डॉक्टर बिल्कुल इजाजत, जब उनका इलाज मुकम्मल होगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जरूर आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब पे ये कहना कि वो गए थे फिर जाके बैठ जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है। और मुझे दूसरी बात अली मुमताज साहब बताएं, आज भी एहसन इकबाल जो हमारे वजीर साबिक वजीर दाखिला है, पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है, उनको ब्लैक लिस्ट में हुकूमत ने डाला हुआ है। क्या 22 करोड़ अवाम में सिर्फ PMLN की लीडरशिप ने कसूर किया है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, इलाज नहीं कर सकते, वो उम्रे तक भी नहीं जा सकते? ये कौन होते हैं ये जो ब्लैक लिस्ट में डालने वाले, ये जो सियासी इंतकाम लेने वाले? मैं इनसे हुकूमत से पूछता हूं कि आप सियासी इंतकाम जो आपका है वो ठीक। खेलदा साहब, अहमद जवाद साहब ने साथ में एक और बात भी की थी, शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट पे डाल देते हो। आप 3 मरतबा 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहे, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल कंटिन्यूसली पंजाब में गवर्नमेंट की खेलदा साहब आपकी पार्टी ने, और यहाँ पर कोई ऐसा आप अस्पताल नहीं बना सके, कोई ऐसा आप हेल्थ सिस्टम नहीं बना सके कि इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर ना जाना पड़े बल्कि यहीं पर इलाज हो। देखिए, बात यह कि शहबाज शरीफ साहब का जब कैंसर का इलाज अमेरिका में हुआ था, उनका बड़ा पेचीदा केस था, तो उन्होंने अपना वहां पे सर्जरी कराई, पूरा इलाज उनका बाहर हुआ था। तो जो जरूरी टेस्ट यहाँ पे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की खिदमत की है, उन्होंने अस्पतालें बनाई है, उन्होंने हार्ट का पिंडी में अस्पताल बनाया, उन्होंने लीवर ट्रांस और ये जो लाहौर में अस्पताल 40 से 50 अस्पतालें बनाई शहबाज शरीफ साहब ने, और पूरे 12 करोड़ अवाम का इलाज हो रहा है। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन है। मुफ्त इलाज होता था, कैंसर जैसा मौजी मर्द, उसकी दवाइयाँ फ्री में मिलती थी। अब तो सारी दवाइयाँ फ्री मरीजों को मिलना बंद हो गई है, इलाज भी नहीं हो रहा है, अस्पतालों की हालत भी इन्होंने खराब कर दी। तो ये 12 करोड़ अवाम जो पंजाब में रहती है, ये शहबाज शरीफ साहब की खिदमत है, उन्होंने काम किया है और ये उसकी एतराफ़ दुनिया करती है शहबाज शरीफ का कि उसने काम किया है। वो ऐसा मंजा हुआ वजीर आला है, इसको खादमे आला ऐसे नहीं कहा गया। और शहबाज शरीफ साहब, मैं तो कहता हूं कि हमें सिंध वालों को भी एक शहबाज शरीफ चाहिए जो गवर्नेंस हो, जो पंजाब इस तरह खुशहाल है, खूबसूरत है, इस तरह सिंध को भी खूबसूरत बनाने के लिए शहबाज शरीफ जैसा बंदा हमें चाहिए। तो शहबाज शरीफ की जो खिदमत है उसकी दुनिया
एतराफ करती है। दुनिया आप एतराफ लोग करती ये है। ठीक। कह करके अस्पताल अहमद नहीं जवाद साहब, बनाई, भाई उनका पहले इलाज वहां हुआ था, तो अब जो रिपोर्ट्स अभी यहाँ पे हुई है उनको जरूरत है इलाज ठीक की, है तो अहमद जवाद उसकी साहब, इस क्या तरह से जा रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन आपके लिए काबिल कबूल है कि चूंकि उनका पेचीदा इलाज था, उनका डायग्नोसिस जब हुआ तो उसके लिए एक तो उनको जाना पड़ता है, साथ में ये भी कहा किलदा साहब ने कि वो वापसी की टिकट भी करा कर जा रहे हैं, फिर साथ में ये भी कहा कि जब इससे पहले शहबाज शरीफ साहब वापस आए थे तो नवाज शरीफ साहब के साथ गए थे, लेकिन वापस आए, उनकी वालिदा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वापस आए कि जब उनको लगा कि मुल्क को उनकी ज़रूरत है, और कोविड पेंडेमिक पिछले साल जब पाकिस्तान पहुंचा था तब से वो पाकिस्तान में। तो इज़ दिस एक्सेप्टेबल टू यू? देखिए अली मुमताज साहब, बात यह है कि हमारे भाई खेलदा साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ का दिल जो है वो धड़कता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। ज़रूर धड़कता होगा, वो एक पाकिस्तानी है, लेकिन अगर वो इंग्लैंड से धड़केगा तो यहाँ पे शायद लोगों को उसके धड़कने की आवाज़ ना आए। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि वो अगर यहाँ पे आए और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के साथ यहाँ पे अगर उनका दिल धड़के तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा जी। अब दूसरी बात जो मैं इलाज के हवाले से जो मैं कर रहा था, आजिज साहब कह रहे थे कि सिंध में जो है वो इलाज की जो सहूलियात हैं वो बहुत आला दर्जे की हैं। मुझे याद पड़ता है कि राहील शरीफ का दौर था और आसिफ अली जरदारी साहब ने फौज को कुछ एक तकरीर में धमकी लगाई थी और उसके बाद फिर वो दुबई भाग गए थे। तो फिर वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे थे जब तक कि राहील शरीफ रिटायर्ड नहीं हो गए। तो उस वक्त जब पूछताछ जाता था कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे, तो जवाब ये मिलता था कि वो कोई इलाज करवा रहे हैं। तो ये सिर्फ ये पंजाब की हद तक नहीं है, और सिंध में भी देखें पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत अगर आप पिछले 40 साल में अगर चेक करें तो वो भी 50 साल में चेक करें तो वो भी 20-25 साल का बनता है। और सिंध हुकूमत में आप सिंध हुकूमत के तहत जो वहां पे इलाज की सूरत हाल है, या वहां पे आप छोटी छोटी सी चीजें ले लें, कुत्ते के कांटे के इंजेक्शन तक जो हैं, वैक्सीन जो है वो नहीं मिलती। अब आप और क्या बात करेंगे, कुत्ता जो है वो तो किसी अमीर आदमी को काटने से रहा, क्योंकि वो तो कुत्ते रखते हैं, कटवाते नहीं है। वो तो बेचारा गरीब आदमी होता है जो आवारा कुत्तों के हत्थे चढ़ जाता है और उसको कुत्ते काट लेते हैं, उसके बाद वो अस्पतालों में मारा मारा फिरता है तो उसको वैक्सीन नहीं मिलती। कोई 2 लाख के करीब तो ऐसे केसेस हैं जिनको कुत्ते ने काटा सिंध के अंदर सिर्फ जो है। तो देखें ये हालात जो हैं, चाहे वो इधर पंजाब में शरीफ खानदान के नीचे हैं या वहां पे भुट्टो की एक पीपल्स पार्टी थी और अब जाहिर है एक नई पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की मुफाहमत की सियासत और एक नए नजरिए के तहत ये पार्टी चल रही है, लेकिन गवर्नेंस का वही हाल है। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो कराची के अंदर कूड़ा करकट जो है उसके डिस्पोजल का निजाम है, या सफाइयों का निजाम है, या एक बेसिक नीड, बेसिक बुनियादी नीड कराची जैसे शहर को, जिसे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वो रेवेन्यू देता है, कूड़े वाली बात पानी नहीं, जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कूड़े की अहमद जवाद साहब, तो वो आए दिन बरतानवी हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में कूड़ा इकट्ठा करके तस्वीरें खींच के ट्विटर पे लगा रहे होते हैं कि ये देखें आज मैंने इतना कूड़ा इकट्ठा किया है। तो वो तो उससे आपकी वफाकी हुकूमत का भी पोल खुलता है, आपकी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है वो पोल खुलता है कि आप लोग भी इस मामले में कोई इतने अच्छे और इतने एडवांस नहीं चल रहे। और लाहौर को ही लेकर आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले तक वो पूरी बाकायदा कैंपेन टेलीविजन चैनल्स पे चलाई गई और तब जाके कहीं हिलजुल हुई कि कहाँ कहाँ कितना कूड़ा जमा है और वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं। अली मुमताज, बिल्कुल मैं अगर मैं ये कूड़ा करकट की बात कर रहा हूं तो ये कोई पार्टी स्पेसिफिक मैं बात नहीं कर रहा, जिसकी भी जिम्मेदारी है। अगर इस्लामाबाद में पीटीआई की हुकूमत की जिम्मेदारी है और यहाँ पे कूड़ा करकट उसका डिस्पोजल ठीक नहीं है तो पीटीआई की हुकूमत आंसरेबल है। अगर लाहौर के अंदर पिछले 2.5 साल से पीटीआई की हुकूमत है तो हम पिछले जो 20 साल हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम अपने 2.5 साल की बुनियाद पे वहां पे कूड़ा करकट के डिस्पोजल की बात कर सकते हैं। मैं तो इसलिए इसमें कोई लेकिन ये क्या बाइसे शर्म नहीं है कि बरतानवी हाई कमिश्नर हमें बता रहा है कि ये देखो, मतलब क्या इंटरनेशनली हमारा इमेज जा रहा होगा। देखें अली मुमताज साहब, जो आप बरतानवी हाई कमिश्नर की बात कर रहे हैं वो आप अगर इस्लामाबाद
कभी तशरीफ लाएं तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये ट्रेल 3, ट्रेल 5 जो हैं, ये मार्गला हिल्स के ऊपर जो हाइकिंग के लिए उन्होंने ट्रैक्स बनाए हुए हैं। मैं खुद भी कभी कभार वहां पे जाता हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि वो तकरीबन 3, 4, 5 किलोमीटर के जो ट्रैक्स हैं, उसके ऊपर जो भी पाकिस्तानी जाता है वो अपने साथ कोई चिप्स ले जाता है, कोई पानी की बोतलें ले जाता है, कोई खाने पीने की चीजें ले जाता है, और वो सारे रास्ते उनको फेंकता हुआ ऊपर तक जाता है। देखिए, इसमें ये वाली जो चीज है, इसका ताल्लुक हमारे अपने कल्चर के साथ भी है। मैं बेसिकली जिस कूड़ा करकट की बात कर रहा था, ये वो कूड़ा करकट है जो कि म्यूनिसिपल कमेटीज या जो भी एक शहर के अंदर जो अथॉरिटीज होती हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है घरों से उठाना, फिर उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, फिर उसके बाद उसको डिस्पोजल की तरफ लेके जाना, वो एक बड़े पैमाने पे जो कूड़ा करकट का डिस्पोजल है, मैं उसकी बात कर रहा था। उसकी कराची में और रिसेंटली लाहौर में भी मसाइल पेश आए थे, और इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बरतानवी हाई कमिश्नर वाली है, उसका ताल्लुक हमारे एक कल्चर के साथ है। हमारे अंदर ये एहसास जिम्मेदारी नहीं है। लोग गाड़ियां तो चलाना जानते हैं 50-50 लाख की, लेकिन उनको ये नहीं तमीज होती कि वो शीशा नीचे करके अपनी गाड़ी के अंदर कोई प्लास्टिक का लिफाफा या कोई चीज है वो हाथ बाहर निकाल के सड़क के ऊपर फेंक देते हैं। बल्कि हमारे तो शायद ये बिल्कुल आपने कहा कि बैसियत कौम, ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है कि अगर कहीं पर हम किसी को कह भी देते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपने आपके हाथ में ये रैपर था, आपने वहीं पे फेंक दिया, तो कोई पता नहीं आगे से ये जवाब आए कि आपको ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो आप खुद उठा लें। और हम आपकी मार कुटाई भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे तो ये तो मसाइल हैं। लेकिन मैं कमिंग बैक टू द गवर्नेंस पार्ट, और गवर्नेंस पार्ट ये होता है एक शहर के अंदर कूड़ा करकट को गलियों से, घरों से इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लेके आना और फिर उसके बाद उसका एक डिस्पोजल करना। ये एक इसका ताल्लुक डायरेक्टली गवर्नेंस के साथ है। और ये कराची में आई थिंक वर्स्ट एग्जांपल जो पाकिस्तान में देखी गई है रिसेंट पास्ट में, और ये आप देख लें कि 20-25 साल हुकूमत जिस पार्टी ने की और उसके बाद कराची का ये हाल हो, और पीने का साफ पानी वहां पे धामरा साहब आपकी तरफ अब आना बहुत जरूरी हो गया है कराची को लेकर। और कराची में, सिंध में आपकी गवर्नेंस को लेके अहमद जवाद साहब ने काफ़ी कुछ कह दिया, जिसमें एक ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि इतने भी अच्छे वहाँ के सेहत के हालात नहीं हैं कि जितना कि वो तनकीद फिर करें कि कहें कि जी बाकी मुल्क में देखें क्या किया PTI ने या PMLN ने। और जहाँ तक बैरून मुल्क इलाज की बात है, तो वो भी अहमद जवाद साहब ने कह दिया कि वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब जरदारी साहब भी दुबई में थे और जब वो वापस नहीं आ रहे थे, पूछा जाता था क्यों नहीं आ रहे, तो पता चलता था कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनका इलाज हो रहा है। देखिए अली मुमताज, पहली बात तो अहमद जवाद साहब ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। मैं उसको इतना ही टाइम मांगूंगा बगैर इंटरप्ट। पहली बात सेहत के हवाले से जो अहमद जवाद साहब ने बात की, जिस हुकूमत ने 500% दवाई महंगी कर दी और आपने ये एक्सेप्ट किया, आपने अपने एक वफाकी वजीर को हटा दिया, कियानी साहब को, दवाई की कीमत नहीं कम हुई मगर वजीर को हटा के आपने ये एडमिट किया कि नालायकी और कोताही PTI की काबीना से और उसकी पॉलिसी से हुई। दवाई की कीमत एज इट इज है और पूरी कौम चिल्ला रही है, चीख रही है कि उनको आम दवाई स्टोर से, वो डॉक्टर के पास मरीज तो लेके जा रहे हैं, वापसी में वो दवाई स्टोर से लेने के बजाय वो घर में जा रहे हैं। नंबर 1, मुझे सिर्फ 8 साल से सूबे में बनने वाली एक PTI हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, मैं 2.5-3 साल वाली वफाकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा जी। कि एक कार्डियो का हॉस्पिटल NICVD का मुकाबला करने के, कंपेयर करने के लिए आप बताएं कि आपने सूबे में 8 साल में 2 हॉस्पिटल बना दिए, जिसमें से फ्री ऑफ कास्ट 5 से 8 लाख 10 लाख का फ्री इलाज होता हो। उसकी नंबरिंग आप शो कर दें कि कितने दूसरे सूबों से लोग इलाज कराने KPK में गए और अपने ही सूबों ने कितना इलाज करवाया। आपने लिवर ट्रांसप्लांट का एक हॉस्पिटल 8 साल के अंदर वाली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, 2.5-3 साल वाली में बात नहीं कर रहा, जिसमें फ्री ऑफ कास्ट इलाज हो रहा हो। नंबर 1। और जहां तक आपने कुत्तों की वैक्सीन की बात की, तो जवाद साहब कुत्ते पंजाब में भी है, कुत्ते वहां भी काटते हैं। और मुजफ्फरगढ़ की हॉस्पिटल का जो स्कैंडल आपके सामने आया था, उस पे अदम एतमाद आपके वजीर खारजा ने किया था, ये वीडियोस मौजूद हैं आपके। वो सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत वाले सूबे की मैं बात कर रहा हूं, और वो वैक्सीन कहां से आती है, कहां से बनती है, और उस मुल्क के साथ कितने कशीदा आपके प्रॉब्लम है, मगर पंजाब के कुत्तों के काटने की जो चीज है वो रिपोर्ट नहीं हो रही। इशू ये है, काट वहां भी रहे। दूसरी बात आपने कही कि अभी बहसियत कौम का लेक्चर तो जवाद साहब ने दिया कि जी ये बहसियत कौम का एक इशू है,
मिसाल तौर पर अगर आप कंपेयर करेंगे इस्लामाबाद की पॉपुलेशन और को कराची की पॉपुलेशन से, तो माशाल्लाह जवाद साहब की बातों से ऐसे लग रहा है जैसे कराची में तरक्की याफ्ता शहर हो, कराची जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो। यहाँ की कौम बिल्कुल 100% जो है वो लिटरेसी रेट उनका जबरदस्त है। वो कोड़ा क्रिकेट जो भी है वो अपने डस्टबिन में डालते हैं, फिर उनकी हिफाजत करते हैं, घरों से गली गली से वो जाके डंप करते हैं। देखें, आप इस्लामाबाद की पॉपुलेशन की गंदगी को ठीक नहीं कर सकते। और कराची की जहां तक बात है ना कि 20 साल पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और ये सारा मलबा जो आप हम पे डालते हैं, आजकल वो आपके दोस्त है। कराची में 6 डीएमसीज हैं और ये सारा इशू जो है आपका वो इन डीएमसीज का है, जिन्होंने फुल फ्लेज ओजेटी के फंड भी लिए हैं। केएमसी को सूबाई गवर्नमेंट एडिशनल 50 करोड़ पे महीना देती थी और वो जिस पार्टी के मेयर थे वो इनके दोस्त बने हुए हैं। कराची की 60% जो लैंड है वो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। वहां पर केएमसी है, वहां पर डीएमसी है, अपना डीएमसीज हैं, वहां पर आपकी केपीटी है, वहां पर रेलवे है, वहां पर कैंटोनमेंट एरियाज हैं, वहां पर डीएच है। ये ऐसे एरिया है जहां पर आप अगर फ्लैट खरीदें तो आप बालकोनी में एक बाथरूम तक नहीं बना सकते। तो वो मलबा पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पे क्यों गिर रहा है, उसमें जरा जुर्रत करें, उन्हें इदारों को भी मशवरा दें कि जो जुरिडिक्शन आपकी आती है कराची की 60% लैंड की, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, केएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, डीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत की भी ठीक है। जिम्मेदारी। वीव गॉट टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर आजिज आमरू साहब। हम ब्रेक के बाद वापस लौट के आते हैं तो यहीं से डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक। जी, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। खेलदा साहब, कराची में आप भी रहते हैं, तो ये जो अहमद जवाद साहब बता रहे थे, नक्शा पेश कर रहे थे, वो आपकी नज़र में ठीक है या जो आजिज जामरा साहब ने बताया है वो मामला ठीक है? देखें, बात ये कि काफ़ी चीज़ों पे मैं इत्तेफाक करता हूँ आजिज जामरा साहब की, और बात ये है कि कौन कौन सी किस किस चीज़ से आप इत्तेफाक करते हैं? किया है सिवाय नवाज शरीफ की 5 साल की हुकूमत जो हमारी थी, जो कराची में अमन आया, उसमें सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड किया नवाज शरीफ साहब ने, टारगेट ऑपरेशन हुआ और सिंध गवर्नमेंट और वफाक दोनों मिलके लॉ फोर्सेस को कानून साजी करके दी। और अब लोग यहाँ पे पानी भी मांग रहे हैं, अब सड़कें भी चाहते हैं। इस शहर का मसला ये है कि देखो, इस शहर में एक तो बढ़ती हुई आबादी है, बाकी सूबों से लोग आके रह रहे हैं। मैं 249 में भी अभी गया हूँ, बाकी इलाकों में भी जाते हैं। ऐसी ऐसी आबादियाँ बन रही है जहाँ पे ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना कुछ कोई बंदोबस्त। कौन बनने दे रहे हैं आबादियों को? अब जब कौन बनने दे रहा है? खेलदा साहब, कौन बनने दे रहा है? पहले तो ये था ना चाइना कटिंग वगैरह थी, जब एमक्यूएम का जब होल्ड था तो चाइना कटिंग थी। मुशर्रफ का अब क्या दौर था, जियाउल हक का दौर था। इस शहर में जो तबाही हुई है इन दौरों में हुई है, उस पर भी ये बात नहीं करेगा। तो बाकी जो रही बात सूबाई गवर्नमेंट की, तो बिल्कुल गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है, सोर्सेस की जरूरत है। वो तब होते हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब हमारी पीएमएलएन की पीपल्स पार्टी से 100 इख्तिलाफ थे, मगर हमने अपनी सियासी नजरियाती चीजें एक तरफ रख के पाकिस्तान के लिए, सूबे के लिए मिलके काम किया। जो भी प्रोजेक्ट थे मिलके ऑन बोर्ड करके साथ लेकर चले। तो इमरान खान साहब भी तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, लेकिन इमरान खान साहब वहां पर कराची बनाना चाह रहे हैं, बंडल आइलैंड। हमेशा सिंध पे जो है उसका जो मुनफी बातें हैं, उसने कराची समेत पूरे सूबे में दिया कुछ नहीं। आता है, ऐलान करके जाता है अरबों का पैकेज। अब अरबे बात करना, जैसे स्टार प्लस में ड्रामों में लोग अरबों रुपए गिनाए जाते थे, इसी तरह बात तो करता है, मगर 1 रुपया भी सिंध में वफाक ने खर्च नहीं किया। जो हमारे मंसूबे थे, ग्रीन बस जो मुकम्मल मंसूबा 80% हमने कर दिया था, उसकी बसें नहीं चला सकते 3 साल से। K4 पानी का मंसूबा जो वो मुकम्मल नहीं हो सका है। तो जिम्मेवारी सिंध हुकूमत की भी बनती है, वफाक की भी। अहमद जवाद साहब की तरफ मैं आऊंगा। जो आपने अभी एतराजात उठाए, वफाकी हुकूमत के क्या ऐलानात होते हैं, लेकिन वहां पर आगे फिर पैसा जो है वो खर्च नहीं होता। वो बात करने से पहले अहमद जवाद साहब, अभी एहसन इकबाल साहब की बात हो रही थी कि एहसन इकबाल साहब को भी नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। तो एहसन इकबाल साहब ने भी ये कहा है कि नलायको, मेरा पासपोर्ट कहीं घुमा तो नहीं दिया कि बगैर पासपोर्ट के किसी ने कभी कोई सफर तो नहीं करना, तो मेरा पासपोर्ट तो आप लोगों की तहवील में है। तो जब पासपोर्ट ही आप लोगों के पास है तो फिर नाम ब्लैक लिस्ट में क्या डालना? अच्छा देखें, पहले तो कराची के हवाले से मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखें, कराची की जो सूरत हाल है, पहले वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल रही है तकरीबन 2 दहाइयों तक, बल्कि शायद 3 दहाइयों तक, और उसके बाद
कराची के ये जो हालात हैं, ये पूरी कौम, पूरा मुल्क इसको देख रहा है कि कराची में किस तरह से एक बेसिक जो एमिनिटीज होती हैं, सिविक फैसिलिटीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं, किस तरह से वो कोलैप्स हुआ है। देखें, अगर कोई हुकूमत, कोई पॉलिटिकल पार्टी 20 साल सिंध के ऊपर हुकूमत करने के बाद ये कहे कि इसकी जिम्मेदारी वो फेडरल गवर्नमेंट पर डालने की कोशिश करे, तो ये कोई बात समझ नहीं आती कि सूबाई हुकूमत अपने सूबे के हालात और वो भी बेसिक बुनियादी मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ देख रही है। वफाकी हुकूमत का तो ये काम नहीं है, ये तो सूबाई हुकूमत का काम है। ये तो ऐसे ही है कि लाहौर में बैठ के अगर पंजाब की हुकूमत के जी के यहाँ पे कूड़ा करकट है तो ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नहीं, वो ये लेकिन ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आपके इत्तेहादी हैं एमक्यूएम, उनके मेयर थे जी, मेयर साहब को गए हुए काफी अरसा हो गया है। और फिर ये है कि सब कुछ मेयर साहब के पास ही नहीं होता। सूबाई हुकूमत के पास काफी रिसोर्सेज होते हैं, काफी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि सूबाई हुकूमत को ये पता होना चाहिए कि वो अवाम के जिस वोट से आए हैं, तो अवाम के रिलीफ के लिए काम करना है ना उन्होंने। तो अगर वो सिर्फ, उनका काम भी यही है कि सिर्फ जो हमें ये कहते हैं, तो फिर अगर काम सिर्फ यही है कि 20 साल के बाद आप कहेंगे कि एमक्यूएम ने नहीं काम करने दिया या पीटीआई ने 2 साल में काम करने नहीं दिया, तो ये कोई बात मेरा ख्याल है कोई मानेगा नहीं। तो दूसरी जो बात आपने की है एहसन इकबाल साहब के हवाले से, देखें, ईसीएल में नाम उनका इसलिए गया है कि उनके ऊपर एक केस है, उस केस का भी फैसला नहीं हुआ। और कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन अगर किसी के खिलाफ होती है तो ईसीएल में नाम चला जाता है। ईसीएल कोई सजा तो नहीं है उस अरसे के लिए जब तक के इन्वेस्टिगेशन अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाती। इस बात को इंश्योर करना होता है कि ये बंदा कहीं बाहर ना भाग जाए। और बाहर भागने के हवाले से तो हमारे पास देखें लाइनें लगी हुई हैं, बेशुमार लोग जिनको भी मौका मिला, कोई इलाज के बहाने भाग गया तो कोई किसी और वजह से भाग गया। तो इसलिए देखिए, अच्छा, ये भागने के साथ साथ आजिज दामरा साहब ने आज अभी गुफ्तगू के आगाज में जब पहले बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि ये पीएमएलएन की तरफ से कहा जाता है, या जब शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के भी जाने की मर्तबा, तो बाद में पीटीआई ये कह देती है कि जी हमें तो पता नहीं चला, हमें तो रिपोर्ट जो पेश की गई वो फेक थी और हमें धोखा दे दिया गया। तो पहले आप ना करते रहते हैं, फिर उसके बाद आप खुद ही मान जाया करते हैं, हाँ कर देते हैं आप। देखिए, नवाज शरीफ के केस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मैं खुद विटनेस हूं इसकी। जब डिसीजन मेकिंग हो रही थी और वहां पे प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा सिंपैथेटिक व्यू था उनकी बीमारी के हवाले से, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे तो सियासत नहीं होती। जहां पे इंसानियत होती है वहां पे इंसानियत को ही होना चाहिए। उनकी बीमारी की जो भी सूरत हाल थी, जो उस वक्त हमारे पास रिपोर्ट्स थी, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर का सिंपैथेटिक व्यू था उसके बारे में। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने जाने के लिए, नवाज शरीफ के जाने के लिए एक बॉन्ड और एक एग्रीमेंट प्रपोज किया था कि जिसमें अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो एज ए गारंटी के तौर पे रखी जानी थी। लेकिन उसको लाहौर हाई कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया। तो जाहिर है उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वरना अगर आप ये जहन में रखें कि अगर वो चीज हुई होती जो कि पीटीआई ने कही थी कि इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी गारंटी के तौर पे रखें और फिर ये जाएं, तो आज आप देखते कि वो फिर अगर नहीं आते तो हुकूमत के पास या इस मुल्क के पास काफी कुछ था वो जब्त करने के लिए, या उनकी इस वापसी ना होने की सूरत में। तो ये अब जो है हमारे मुल्क में बाज़-औक़ात अदालतों के फैसले हमें रिस्पेक्ट तो करने पड़ते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात वो महंगे पड़ जाते हैं। ये भी अदालत का एक ऐसा ही फैसला है जो कि इस मुल्क को, जिसकी कीमत अरबों रुपए में चुकानी पड़ेगी। ठीक है जी, गुफ्तगू को अब हम रैप अप करते हैं, और रैप अप करते हुए ये कि अदालत से शहबाज शरीफ साहब को इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। तो ये अब ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि ये इजाज़त आपकी गवर्नमेंट ने नहीं दी है अहमद जवाद साहब, ये अदालत से, लाहौर हाई कोर्ट से ये इजाज़त मिली है, जहाँ पर हुकूमती वकील भी थे और शहबाज शरीफ साहब के वकील भी थे। दोनों वकला ने अपने दलाइल पेश किए और उन पेश किए हुए दलाइल के बाद फिर अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया था, जो इवेंचुअली फिर ये सुनाया गया है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त अदालत की तरफ से दे दी गई है। आजिज दामरा साहब, क्लोजिंग कॉमेंट आपकी तरफ से सर। देखिए, पहली बात तो अभी जो जवाद साहब बात कर रहे थे कराची के हवाले से और सारी इसमें कि फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, तो मेरे भाई
तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने 162 अरब रुपए का कराची के लिए जो ऐलान किया था वो क्यों किया था, अगर किया था तो उसमें से कितने पैसे खर्च किए। उसके बाद 1160 अरब रुपए का जो कमेटी बना के ऐलान किया था क्यों किया था, अगर किया तो उसमें से कितने पैसे खर्च हुए। और तो छोड़ें, थरपारकर में प्राइम मिनिस्टर ने 1 अरब, सिर्फ उनके सामने मामूली रकम है ना, 1 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीस की मैं बात करता हूं, वो ऐलान किया। उसमें से 1100 रुपए अगर आपने खर्च किए तो आज कौम को बता दें, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आज एक ब्रेकिंग न्यूज देके उठिएगा जवाद साहब। वैसे तो बड़ी डिबेट है कि कराची के हवाले से आप कह रहे हैं कि सिर्फ सूबाई हुकूमत है, मैंने बहुत सारे इदारों के नाम लिए, मगर आप उस पर लबकशाई नहीं करेंगे, मुझे पता है कि नहीं करेंगे। आपने कुत्तों की काटने वाली वैक्सीन की बात की, मैंने कहा कि कहां से बनती है, आप वो जवाब नहीं देंगे। मैंने आपसे पूछा कि आपने अपने सूबे में जहां से 8 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कितने ऐसे इलाज के लिए हॉस्पिटल हैं जो फ्री में इलाज करें, जो लाखों रुपए का मजदूरों के लिए, आम आवाम के लिए, वो जवाब नहीं है आपके पास। आज सिर्फ ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट का एक केस पड़ा है, पाकिस्तान, देखें कराची बहुत बड़ा शहर है जिसमें से पूरा मिनी पाकिस्तान कहलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, तमाम सूबों के लोग वहां रहते हैं। 1200 क्यूसेक पानी इजाफी का कराची चीफ मिनिस्टर सैयद कायम अली शाह का एक केस पड़ा हुआ था वफा के पास। आज ये कमिट करेंगे इस रमजान के महीने में? हमें धामरा साहब प्रोग्राम को क्लोज करना है, हमें क्लोज करना है, वक्त बहुत कम रह गया। हमें जवाब साहब आपको भी शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन जाते जाते जैसे कि शहबाज शरीफ साहब को अदालत से चूंकि इजाज़त मिल गई, तो उस पर ये फवाद चौधरी साहब को भी ट्वीट के जिससे जो हुकूमती सोच है या जो हुकूमती रद्द अमल है वो भी सामने आता है। और फिर जो इससे पहले खेलदास साहब बात कर रहे थे वो भी जवाब हमारे सामने आ गया था, कि जिसमें जो आखिर में अभी ट्वीट आपके सामने शामिल कर लेता हूँ जल्दी से क्लोजिंग करने से पहले। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट के अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक, इतना जल्द फैसला तो पंचायत में नहीं होता, इस तरह से इनका फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज शरीफ साहब की वापसी की गारंटी दे चुके हैं, सवाल ये है कि इसकी गारंटी का क्या बना। तो खैर इस पर बात आज के प्रोग्राम में पहले खेलदास साहब ने की, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। खेलदास साहब आपका, अहमद जवाद साहब आपका और आजिज धामरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।